हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 29 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने चीनी पत्रकारों के प्रवास को 90 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सही आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका ने चीनी पत्रकारों के अमेरिका में रुकने और प्रवास करने की अवधि को घटा दिया है। एक संघीय अधिसूचना के मुताबिक सरकार अमेरिका में चीनी पत्रकारों के प्रवास को केवल 90 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इसे इतने ही दिनों के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा दिया गया यह प्रस्ताव अमेरिका में छात्रों, शोधकर्ताओं और विदेशी पत्रकारों के वीजा की निश्चित समय सीमा का हिस्सा है और इस संघीय अधिसूचना के अनुसार सामान्य रूप से विदेशी पत्रकारों के लिए समय सीमा 240 दिन और इसी अवधि के एक और विस्तार तक सीमित कर दी गई है। वहीं चीन द्वारा आने वाले पत्रकारों के लिए अमेरिका द्वारा आई वीजा जारी किया जाएगा, जो केवल 90 दिनों के लिए होगा। इसके लागू होने से पहले संघीय अधिसूचना का जवाब देने के लिए हितधारकों के पास 30 दिनों का समय है। विदेशी पत्रकारों और उनके आश्रितों को अपने आई वीजा की अवधि समाप्त होने पर या उनके एक्सटेंशन आवेदन को अस्वीकार करने पर तुरंत देश छोड़ना होगा। इससे पहले विदेशी पत्रकारों को उनके रोजगार की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिक माइक्रोप्रोसेसर किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ए, आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रूप से निर्मित माइक्रोप्रोसेसर मौसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह एक स्वदेश निर्मित माइक्रोप्रोसेसर है। मौसिक चिप पर एक प्रोसेसर सिस्टम है जो डिजिटल इंडिया के स्मार्ट सिटीज पर एक अभिन्न अंग है और यह तेजी से विकसित होने वाले IoT डिवाइस को पूरा करता है। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लागू किया जाएगा? सही आंसर है सी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट्स के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम मतलब सकारात्मक भुगतान प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम को बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया जाएगा। अब पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान में प्रमुख डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करने की जरूरत होगी। इस सुविधा का उपयोग करना खाताधारक पर निर्भर करेगा। RBI बैंकिंग धोखाधड़ी में कमी लाने के लिए समय समय पर कदम उठाता रहता है। इसी दिशा में अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया जा रहा है। साथ ही 5 लाख से अधिक के भुगतान के लिए बैंक इस सिस्टम को अनिवार्य बना सकते हैं। सकारात्मक भुगतान प्रणाली के तहत चेक जारी करने वाले को अब उस चेक की न्यूनतम जानकारी जैसे तारीख, लाभार्थी का नाम, भुगतान करने वाले का नाम और राशि आदि की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के माध्यम से सबमिट करना होगा। भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले इन विवरणों को क्रॉस चेक किया जाएगा और कोई भी विसंगतियां दिखाई देने पर निवारण किए जाएंगे। आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CTS में सकारात्मक भुगतान की सुविधा विकसित करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए इस सुविधा को सक्षम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर है ए, लेबनान। पश्चिम एशियाई देश लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने सरकार गठन पर बने राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफा दे दिया है। जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजदूत मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। हसन अदीब के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसमें 200 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए थे। अब जानते हैं उनके इस्तीफा देने के पीछे के क्या कारण है। मुस्तफा अदीब ने कहा है कि वह पद छोड़ रहे हैं क्योंकि यह साफ हो गया है कि वह जैसा मंत्रिमंडल चाहते हैं वह संभव नहीं हो पाएगा।
लेबनान बहुत बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है तथा बेरूत बंदरगाह पर 4 अगस्त को हुए धमाके से हालात और बदतर हो गए हैं। देश को आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है, लेकिन फ्रांस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने सुधारों के अभाव में मदद देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि मुस्तफ़ा अदीब के खिलाफ लेबनान में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार अदीब वर्तमान शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में लोगों को उनसे न्याय और ईमानदारी की उम्मीद नहीं थी। इसी कारण बेरूत के मार्टर स्क्वायर अल बुर्ज पर भारी संख्या में रोज प्रदर्शनकारी जमा हो रहे थे। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? सही आंसर है ए, राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है, वो 82 वर्ष के थे। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। उनका जन्म 1938 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, CSIR। CSIR ने अपने 79वें स्थापना दिवस पर एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल www.aarogyapath.in और किसान सभा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल को स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है और किसान सभा ऐप किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन से जोड़ेगी। अब CSIR के बारे में जानते हैं। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकास संगठन और एक स्वायत्त निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके वर्तमान महानिदेशक शेखर सी मांडे हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है डी, बूसरा अतीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर बूसरा अतीक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को जीता है। फरवरी 2013 में IIT कानपुर से जुड़ी प्रोफेसर बूसरा की टीम ने कैंसर की वजह से जीन्स और सेल्स में हो रही दिक्कतों का पता लगाया था। साथ ही उन्होंने पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर पर शोध कर इसके कारणों का पता लगाया था और इसके लिए उन्हें 2018 में चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार क्या है। यह पुरस्कार काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मतलब CSIR के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार वार्षिक रूप से असाधारण अनुसंधान, मूलभूत श्रेणी के जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरणीय, सागरीय एवं गृहीय, गणितीय और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने किस बीमा कंपनी को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चिन्हित किया है? सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चिन्हित किया है। घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता ऐसे बाजार महत्व, घरेलू तथा वैश्विक अंतर संयुक्ता के बीमाकर्ता को संदर्भित करता है, जिनकी संकट में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है? सही आंसर है बी, 75वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट के माध्यम से 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में न्यूयॉर्क में प्रसारित किया गया है।
उन्होंने भारत के 1.3 बिलियन लोगों की ओर से संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रत्येक सदस्य देश को बधाई देकर अपना वक्तव्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत को इस तथ्य पर गर्व है कि यह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस सत्र का थीम है भविष्य हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र हमें चाहिए, जो बहुपक्षवाद के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, प्रभावी बहुपक्षीय कार्रवाई के माध्यम से कोविड-19 का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? सही आंसर है बी, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की ओर से प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन भाग लिए हैं। यह कोरोना वायरस संकट के बीच किसी भी वैश्विक नेता के साथ पीएम मोदी का यह चौथा वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। भारत डेनमार्क द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक लिंक, लोकतांत्रिक परंपराओं में समानता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता की साझा इच्छा पर आधारित है। आपको बता दूं कि भारत डेनमार्क के बीच वर्चुअल मीटिंग के दो अहम मुद्दे हैं। पहला, दो देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को रेबीज से बचाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष 14वां विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। 2020 में इस दिवस की थीम है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ईसर जज आहलूवालिया का निधन हो गया है। उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? सही आंसर है डी, 2009। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज आहलूवालिया का निधन हो गया है। वो 74 वर्ष की थी। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दी थी। वो अगस्त 2005 में इस पद पर नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 28 सितंबर। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान, समाज के लिए जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए थीम है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। मतलब सूचना तक पहुंच जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना। अब इस दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। यह दिवस नवंबर 2015 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और यह पहली बार 28 सितंबर 2016 को मनाया गया था। बाद में इसे 15 अक्टूबर 2009 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित किया गया। अब यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष आंद्रे एजोले हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 का कौन सा संस्करण पेरिस में शुरू हुआ है? सही आंसर है सी, 124वां। 2020 के अंतिम ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पेरिस, फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरस स्टेडियम में शुरू हुआ है। यह फ्रेंच ओपन का 124वां संस्करण है। यह टूर्नामेंट 11 अक्टूबर तक चलेगा। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने महिला एकल के शुरुआती मैच में मोंटेनेग्रो के डेंका कोविनिक पर जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? सही आंसर है सी, वॉल्टेरी बोटास। वॉल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह रूस की सोची ऑटोड्रोम में आयोजित किया गया था। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान और लुइस हैमिल्टन पेनाल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था बेटन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ। इसका सही आंसर है बी, हॉकी। बेटन कप हॉकी से संबंधित है।
यह वर्तमान में प्रचलित सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। इस ट्रॉफी की स्थापना 1895 में की गई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन बंगाल हॉकी एसोसिएशन द्वारा कृत्रिम घास पर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया कोलकाता में किया जाता है। इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश भारत में बंगाल सरकार के विधि अनुस्मारक टीडी बेटियन के नाम पर रखा गया था। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।